हेलो बच्चे, कैसे हो आप लोग। तो अभी तक हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं, लेकिन वो सारे कंटेंट आपको मेरे पुराने चैनल में मिलेंगे। तो अभी मैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से स्टार्ट करूंगा। तो अभी हम थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं कि व्हाट इज़ द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें क्या मिलता है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना, कॉज टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए एक कॉज है। तो अभी हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पर फोकस करेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका कि मास इक्वल है, m है। अब उसमें हम एक फोर्स लगाते हैं F1 फोर्स, और देखिए मान लेते हैं कि m कांस्टेंट है। फर्स्ट केस में m इज कांस्टेंट। कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई फुटबॉल रख लीजिए, फुटबॉल या कोई भी चीज़ का बॉल रख लीजिए, ठीक है। उसका मास m इज कांस्टेंट। तो उसमें हमने पहले F1 फोर्स लगाया। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे डिटरमाइन करेंगे, मान लेते हैं m कांस्टेंट है और उसमें एक्सेलरेशन जो है सो फर्स्ट केसेस में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्रोड्यूस्ड हुआ, ठीक है। तो और दूसरे केसेस में इसको हम A1 मान लेते हैं। फिर दूसरे केसेस में क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि दूसरा फोर्स F2 लगाए हैं उस ऑब्जेक्ट में, तो उसमें जो है एक्सेलरेशन जो है सो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जनरेट हुआ, तो उसका एक्सेलरेशन F2 हो जाएगा। तो आप इससे क्या सीख मिलता है कि अगर मास को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, अगर मास को कांस्टेंट रखते हैं तो उसमें जो अप्लाइड फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसमें जो अप्लाइड फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन है। या दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं कि चेंज इन एक्सेलरेशन जो भी है, जो भी एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स के कारण उसमें होगा। तो इस दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो क्या होगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, वेयर M इज कांस्टेंट, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि अनइक्वल मासेज M1 और M2 है। सपोज अनइक्वल मासेज केस 2, केस 1 में हमने जो डिस्कस किया उसमें मास को सेम रख दिया था केस 1 में, ठीक है। केस 2 में हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि उसका मास अनइक्वल है, अनइक्वल मासेज M1 और M2 है, लेकिन वो सेम एक्सेलरेशन से मूव करते हैं, बट एक्सेलरेशन जो है एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। इसका ये क्राइटेरिया है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो फिर आपको क्या सीखने को मिलेगा इसमें, तो उसमें मान लेते हैं कि दो डिफरेंट फोर्स F1 और F2 लग रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं तो F1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 हो गया क्योंकि A कांस्टेंट है, और F2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M2 हो गया। क्लियर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, तो उसका जो उसमें अप्लाइड फोर्स है वो किस पर डिपेंड करता है, उसमें उसके मास पर डिपेंड करता है। अगर इसका मास 2 kg का होगा फॉर एग्जाम्पल, और इसका मास 4 kg का होगा, तो पहले वाले केस से आप देखेंगे कि इसका जो फोर्स होगा सो F2 जो होगा वो F1 का ट्वाइस होगा, ठीक है। तो दोनों केस हम कंसिडर किए, तो अब इस दोनों को कंबाइन कर देते हैं, तो इससे यह हमें मिलता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, ठीक है, वेयर A इज कांस्टेंट मतलब A चेंज नहीं हो रहा है। तो आप इससे क्या लर्निंग हुआ, अब इस दोनों इक्वेशन को हम मर्ज कर देते हैं, है ना, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब आप दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MA, ठीक है। या हम दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं F इज इक्वल टू KMA। K क्या है, K यहां पर कोई कांस्टेंट है, वेयर K इज कांस्टेंट। तो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि K का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MA क्या हो गया, फॉर्मूला ऑफ फोर्स। तो न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से हमें क्या मिलता है,
फार्मूला ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इस फार्मूला के बाद हम न्यूटन्स का सेकेंड लॉ को कैसे रिफ्रेज करेंगे, ठीक है, कैसे हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो इसको लिखेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज प्रोडक्ट ऑफ its mass and produced acceleration। और आप जानते हैं कि फोर्स क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, और द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज सेम एज ऑफ एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक हमने जो पुराने फार्मूले, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जो हमने फार्मूले ड्राइव किए हैं, ठीक है, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स जो है किसी भी बॉडी में जो एक्ट होगा, प्रोड्यूस लगेगा, वो उसके मास और उसमें जो प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन है उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स इज सेम एज ऑफ एक्सेलरेशन। तो अब इसका यूनिट निकालना है हमें, SI यूनिट ऑफ फोर्स। SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा, इसके लिए हम मान लेते हैं कि कोई, ये फार्मूला तो आपको अभी हमने डिराइव कर दिया, F इज इक्वल टू MA, राइट। ये बहुत बेसिक फार्मूला है। तो मान लेते हैं कि कोई भी सपोज 1 kg ऑब्जेक्ट हैज एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आफ्टर प्रोड्यूसिंग फोर्स। मान लेते हैं कि उसमें कोई फोर्स F लगाता है। ठीक है, तो और F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका डिफिनीशन हम देखते हैं। तो F इज इक्वल टू यूनिट ऑफ F यहां पर निकालना है। तो 1 kg मास हो गया 1 kg और एक्सेलरेशन हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको क्या मिल रहा है यहां से, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम क्या बोलते हैं, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन बोलते हैं, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, तो उनके नाम पर n कैपिटल से इसको लेते हैं, जनरेट करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 न्यूटन। तो अब आपको क्या हो गया कि यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, और इसको एब्रिविएटेड हम कैपिटल लेटर से करेंगे। ठीक है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम एग्जैक्टली समझने के लिए क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें हमें दिखाना है कि इसका एक फोर्स F1 एक्टिंग ऑन ए 2 kg ऑफ ए बॉडी, मतलब 2 किलो का एक बॉडी है, उस पर F1 फोर्स लगने से उसमें एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है। ठीक है, दूसरा फोर्स F2 है जो कि 5 kg के ऑब्जेक्ट पर लगने से उसमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन क्रिएट करता है या जनरेट करता है। तो आपको इसका F2 और F1 का रेशियो लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट का मास और एक्सेलरेशन दोनों डिफरेंट है। ठीक है, तो आपको फोर्स का वो निकालना है, रेशियो। तो इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का क्या होता है, F इज इक्वल टू K रख लेते हैं हम कांस्टेंट, MA, राइट, ये होता है। ठीक है, तो अभी हम F2 निकालते हैं, F1 निकालते हैं। तो F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू K रखने देते हैं
और मास हो गया 2 kg, 2 kg, और एक्सेलरेशन कितने हो गए 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब F2 निकालते हैं। F2 क्या है, F2 में देखेंगे कि K तो ठीक है कांस्टेंट रखेंगे, और उसके बाद 5 kg का मास हो गया कोई ऑब्जेक्ट, और उसमें एक्सेलरेशन जो क्रिएट हो गए होंगे 2.0 मीटर पर सेकेंड, यानी 2 हो गया। तो इसमें क्या हो गया, फर्स्ट केसेस में आप देखते हैं K इज इक्वल टू 5 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम न्यूटन लिख सकते हैं, और F2 में क्या हो गया आप देखेंगे ये 10 न्यूटन हो गया। तो आपको इसका रेशियो निकालना है F2 बाई F1। तो इसको कैसे निकालेंगे, आपको निकल गया है जस्ट K 10 न्यूटन बाय K 5 न्यूटन, तो क्या हो गया 2। तो F1 और F2 का रेशियो क्या हो गया 2। इसका क्या मतलब हुआ कि फोर्स जो है, या इसको हम फिर से लिखते हैं F2 बाई F1 का रेशियो इज इक्वल टू हो गया 2। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स 2 जो है सो ट्वाइस है फोर्स 1 का रिस्पेक्ट में, यानी कि जो ऑब्जेक्ट 2 पर जो फोर्स लगा है, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगा है वो दुगुना लगा है। क्यों लगा है, अब देखेंगे कि ये बड़ा ऑब्जेक्ट है ना, इसका मास जो है, इसका इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका मास ज़्यादा है, भले ही इसका एक्सेलरेशन कम है लेकिन इसका मास ज़्यादा है। ठीक है, पहले केसेस में क्या था डिफरेंस कि इसका मास कम था और एक्सेलरेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको यदि कोई बल्की ऑब्जेक्ट है, बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो वो अगर थोड़ा कम एक्सेलरेशन से भी मूव कर रहे हैं तो उसको मूव कराने के लिए, कम एक्सेलरेशन पर थोड़ा भी मूव कराने के लिए ज़्यादा फोर्स का ज़रूरत होगा। ठीक है, तो इस दोनों में आपको क्या लगा कि इसमें मास कम है, इसमें मास ज़्यादा है। ऊपर वाले केसेस में क्या है, एक्सेलरेशन, वो छोटा ऑब्जेक्ट है 2 kg का है और वो ज़्यादा एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेशन उसका 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में क्या है कि बड़ा ऑब्जेक्ट है, उससे दुगुना से भी ज़्यादा मास है और उसका एक्सेलरेशन कम है, वो कम एक्सेलरेट कर रहा है 2.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर भी जो फोर्स दूसरे में लगाने पड़ रहे हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट में जो फोर्स लगाने पड़ रहे हैं कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन क्रिएट हो ताकि उसका वेलोसिटी बढ़े, तो वो F1 के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं कि उसमें कितना फोर्स लगा, उससे आप ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसका मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट कितना है। ठीक है।